हेलो फ्रेंड्स। अगर आप हैं यूपीएससी, बीपीएससी या किसी अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के अभ्यर्थी, तो आपके लिए आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, निश्चित तौर पर यह आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं आज अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूकंप क्या है, इसका क्या प्रकार है, इसका मापन किस तरीके के पद्धति से किया जाता है, भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इससे संबंधित हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और इस वीडियो को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये भूकंप है क्या। यानी सबसे पहले ये सवाल आता है कि भूकंप क्या है, इसके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है यहाँ पर भूकंप। तो भूकंप जो है सो आपका दो शब्द के मिलने से बना है। पहला शब्द आपका है भू जोर कंप, यानी आपका भूकंप शब्द जो है सो ये दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। पहला शब्द है आपका भू और दूसरा शब्द है आपका कंप। तो ये भू जो है, जैसा अगर आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि पृथ्वी का पर्यायवाची भू या भूमि भी होता है। तो यहाँ पर भू से आपका पृथ्वी माना जाएगा और कंप मतलब कंपन होता है, यानी किसी भी चीज़ में कंपन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो ये क्या बन जा रहा है, आपका पृथ्वी का कंपन। तो ये भूकंप होता ही क्या है कि हम जब हमारे पृथ्वी में कंपन होने लगता है, कहने का मतलब ये हुआ इसके क्या क्या कारण है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सिंपली आप समझिए कि जब हमारे पृथ्वी पर आंतरिक हलचलों के कारण कुछ कंपन होना शुरू हो जाता है तो वही आपका क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। और ये भूकंप क्या होता है, ये आंतरिक और आकस्मिक होता है, यानी ये आंतरिक घटनाओं की वजह से होता है और आकस्मिक यानी ये अचानक होता है, यानी इसके बारे में हमको पहले से कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रभाव प्रभाव कहने का मतलब ये हुआ कि भूकंप आने के बाद इससे किस किस तरीके के चीज़ों को हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रभाव में आप देख सकते हैं अल्पकालीन होता है और परंतु इसे आसानी से महसूस किया जा सकता है। सिंपली आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भूकंप जो होता है ये कुछ सेकेंड का होता है, यानी इसका टाइम पीरियड जो होता है सो काफ़ी कम समय का होता है। लेकिन जब ये भूकंप आता है तो अगर आप सोए हुए हो या जागे हुए हो या आप कहीं भी हो, लेकिन आपको भूकंप जरूर महसूस हो जाएगा, चाहे इसका टाइम पीरियड कितना ही क्यों ना हो। अगर इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है, और अगर इसका टाइम पीरियड कम होता है तो ये कम खतरनाक होता है। तो इसको सिंपली आप समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं भूकंप केंद्र के बारे में और अधिकेंद्र के बारे में। निश्चित तौर पर यह टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से हमारे अर्थ का यानी पृथ्वी का एक डायग्राम तैयार किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने तीन प्लेट्स में डिवाइड किया। पहला है आपका F1 प्लेट, दूसरा है आपका F2 प्लेट और तीसरा है आपका F3 प्लेट। यानी इसको मैंने प्लेट्स में डिवाइड किया, पहला F1, F2 और F3। तो यहाँ देख सकते हैं जहाँ से भूकंप आपका शुरू होता है, यानी मान लीजिए इस बिंदु से आपका भूकंप शुरू हो रहा है तो आपका क्या कहलाएगा, भूकंप केंद्र कहलाएगा। यानी जिस बिंदु से भूकंप शुरू होता है उस केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र बोलते हैं। और इसको अंग्रेजी में फोकस बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है आपका मूल केंद्र, और यहीं से आपके भूकंप की क्या होती है, यहीं से आपके भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी यहीं से आपका भूकंप शुरू होता है। और इसका दूसरा प्लेट से आपका F2 और तीसरा प्लेट है आपका F3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो सबसे आखिरी जो प्लेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों के सामने यहाँ दर्शाया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट है जहाँ पर इसको मैंने इसका नाम दिया अधिकेंद्र, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ये धरती के ऊपरी सतह का जो है सो सबसे पहले यहीं पर आपकी भूकंप की तरंगें पहुँचती हैं और यहीं पर से आपको भूकंप जो है सो महसूस होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ से आपका भूकंप शुरू होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, भूकंप केंद्र। और पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले ये जहाँ पहुँचता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अधिकेंद्र। और ये डेफिनेटली ये दोनों सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछने वाला है कि भूकंप की जहाँ से उत्पत्ति होती है उसको क्या बोला जाता है, और पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले जो पहुँचता है उसको क्या बोला जाता है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के हेल्प के लिए कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ले लिया है कि आप देख सकते हैं कि ईपी सेंटर यानी अधिकेंद्र जो होता है आपका फोकस पर लंबवत होता है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के लंबवत है, यानी 90 डिग्री के कोण पर ये अवेलेबल है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको देखे समझे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम लोग अभी बात करने वाले हैं भूकंप के तरंग के बारे में, यानी भूकंप के कुल कितने तरंग होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भूकंपीय तरंग। अब ये भूकंपीय तरंग क्या होता है, तो जो भूकंप उठता है, यानी जब भूकंप आता है तो कुछ लहर या कुछ तरंगे उत्पन्न होती है। यानी भूकंप के आने के परिणाम स्वरूप जो तरंगे उत्पन्न होती है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, भूकंपीय तरंग नाम उसको हम लोग देते हैं। और ये सिंपली आपका 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला आप देखकर समझ पा रहे हैं कि प्राथमिक या प्रधान या पी तरंग, जिसको अंग्रेजी में प्राइमरी वेव भी बोला जाता है। अब ये क्या होता है, ये तरंगे सबसे तेजी से चलती हैं। इनकी गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक रहती है। ये ठोस एवं तरल दोनों ही प्रकार के पदार्थों में समान रूप से गति करती है। यानी मोटे तौर पर अगर आप समझना चाहें तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि आपका प्राथमिक तरंग जो होता है सबसे तेजी से चलता है। इसका चाल होता है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ध्यान रखिएगा, प्रति सेकेंड है। और ये ठोस और तरल दोनों ही प्रकार के पदार्थों में समान रूप से गति करता है। चाहे कोई आपका ठोस पदार्थ हो, यानी आपका पृथ्वी हो, या ये किसी भी प्रकार के जलाशय में भी इस भूकंप को महसूस किया जा सकता है। यानी इस भूकंप के तरंग को वहाँ भी इसको महसूस किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इसमें 3 मुख्य रूप से पॉइंट्स आते हैं। दूसरा, अगर आप देख पा रहे हैं, द्वितीयक या आरी या गौन या एस तरंगे, जिसको अंग्रेजी में सेकेंडरी वेव भी बोला जाता है। तो इसका यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिया है। इनकी गति जल में उठने वाले लहरों जैसा होता है। ध्यान रखिएगा कि इनकी गति जो होती है, जल में जो लहर उठती है, यानी किसी भी समुद्र में या कोई भी जलाशय में जहाँ पर जल अवेलेबल होता है, तो उनमें जो तरंगे उत्पन्न होती है उन्हीं की तरह वैसा ही तरंग आपके इस द्वितीयक भूकंपीय तरंग में वैसा ही तरंग अवेलेबल होता है। और इनकी गति जो होती है सो पी तरंगों से कम होती है। यानी पहला आपका 8 से 14 है पी तरंग वाला, और इसका आपका गति जो है सो 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ये चलता है। और ये तरल में प्रवेश नहीं कर पाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पानी के अंदर जो है सो ये प्रवेश नहीं कर पाता है। और अगला आप देख पा रहे हैं, तीसरा तरंग है यहाँ पर एल तरंग या धरातलीय तरंग भी जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये केवल पृथ्वी की सतह पर ही आती है। जैसा कि आप दोनों यहाँ पर देख पा रहे थे कि पहला जो आपका तरंग है ये आपके पृथ्वी के सतह पर, कहने का मतलब ये हुआ कि ये ठोस पदार्थों के साथ साथ ये तरल पदार्थ या द्रव पदार्थ में भी इसको महसूस किया जा सकता था। दूसरे को सिर्फ ठोस पदार्थ में महसूस किया जा सकता था, और तीसरे को सिर्फ पृथ्वी की सतह पर ही महसूस किया जाता है। तो मुख्य रूप से आप इसको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इनकी गति जो होती है, यानी आपका एल तरंग या धरातलीय तरंग का जो गति होती है, ये 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ये चलती है। यानी पहला का गति है आपका 8 से 14 किलोमीटर, दूसरे का गति है आपका 5 से 7 किलोमीटर, और तीसरे का गति है 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ये लंबी दूरी तय करती है। यानी आपका जो एल तरंग जो होता है सो ये लंबी दूरी तय करता है। अब अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनाया था F1 F2 F3। तो अगर इसके भूकंप की तीव्रता के बारे में बात की जाए तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये अपने F1 से F2 से F3 की तरफ जाएगा तो इसकी तीव्रता जो है सो घटती हुई चली जाएगी। यानी यहाँ पर सबसे मैक्सिमम जो तीव्रता होता है आपका F1 का होता है, उसके बाद जो है सो आपका F2 का होता है, उसके बाद जो है सो आपका F3 का होता है। तो मुख्य रूप से मैंने इस वीडियो में आपको इसके भूकंप क्या होता है उसके तरंगों के बारे में बताया। इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रकार को पढ़ने वाले हैं, और इसी तरीके से आपको टाइप्स में ये वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए जो आपके यूपीएससी बीपीएससी व स्टेट पीसीएस एग्जाम में हेल्प करें, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखें।